बल से लड़ी गई लड़ाई बार बार लड़नी पड़ती है, लेकिन बुद्धि हमेशा बल पर भारी पड़ती है। ऐसी ही बुद्धि के राजा 21वीं सदी के चाणक्य, भारत के रियल जेम्स बॉन्ड, प्रधानमंत्री के बाद भारत का दूसरा सबसे ताकतवर इंसान, जिन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त हो, जो सीधा पीएमओ को रिपोर्ट करते हैं, जिन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से भी सम्मानित, जिनका नाम सुनते ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री तक की टेंशन बढ़ जाती है। क्या आपको पता है कि वो इंसान कौन है? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अजीत डोभाल की। बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो या कश्मीर में कोई उठापटक, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का जिक्र जरूर आता है। अजीत डोभाल सबसे पहले कम उम्र के युवा आईपीएस अफसर बने। अजीत डोभाल के दिमाग का लोहा दुश्मन देश भी मानते हैं, इसीलिए अजीत डोभाल को इंडिया का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। इसके पीछे उनके मास्टरमाइंड को वजह माना जाता है। बता दे कि वो एक ऐसे भारतीय हैं जो खुलेआम पाकिस्तान को चेतावनी देने में तनिक भी देर नहीं करते। जिस तरह से गर्मी से बचने के लिए एसी का होना जरूरी है, उसी तरीके से भारत की सिक्योरिटी के लिए अजीत डोभाल जरूरी है। साल 2019 में एनएसए पद से रिटायरमेंट के बाद अजीत डोभाल को दोबारा 5 साल की नियुक्ति दे दी गई। भारतीय सुरक्षा क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय कार्य को देखते हुए कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी मिला है। इससे पहले उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ था। अजीत डोभाल को सैन्य सम्मान कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान पाने वाले वो पहले पुलिस अफसर हैं। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में 20 जनवरी 1945 को अजीत डोभाल का जन्म हुआ था। इनके पिता इंडियन आर्मी में थे। अजमेर मिलिट्री स्कूल से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। 1972 में इंटेलिजेंस ब्यूरो से जुड़ गए थे। अजीत डोभाल ने करियर में ज्यादातर समय खुफिया विभाग में ही काम किया है। कहा जाता है कि वो 7 साल तक पाकिस्तान में खुफिया जासूस रहे। 1972 में इंदिरा गांधी की सरकार ने जब पोखरण में परमाणु का परीक्षण किया तो पाकिस्तान की हवा टाइट हो गई और मिर्ची लग गई। फिर पाकिस्तान के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम डॉक्टर AQ खान था। उन्होंने चाइना और फ्रांस से मदद मांगी और उनसे कहा कि हम भी न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहते हैं जिसमें आप हमारी मदद करें। लेकिन फ्रांस को समझ आ गया था कि ये अपना खुद का वेपन बनाना चाहता है और फ्रांस ने मदद देने से इनकार कर दिया। अब इसमें चाइना वाले बहुत कुछ मदद कर रहे थे, लेकिन काम आगे नहीं बढ़ा और उसके बाद वो नॉर्थ कोरिया चले गए किम जोंग इल से मिलने। और उस समय किम जोंग इल भी न्यूक्लियर वेपन पर काम कर रहे थे और भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को शक हुआ कि पाकिस्तानी साइंटिस्ट आखिर नॉर्थ कोरिया क्यों गया, आखिर चक्कर क्या है। इंदिरा गांधी ने तुरंत IB इंटेलिजेंस ब्यूरो को बुलाया और एक इंटेलिजेंस टीम बनाई और जिसमें से कुछ को चाइना और कुछ को पाकिस्तान जाकर सटीक जानकारी भेजने को कहा, जिसमें से अजीत डोभाल को सेलेक्ट किया और कहा कि तुम IB को लीड करोगे और सीधा पाकिस्तान में अपना नेटवर्क बनाओ और डायरेक्ट मुझे सारी जानकारी वहां से भेजोगे। अजीत डोभाल पाकिस्तान तो पहुंच गए, लेकिन रिसर्च सेंटर मिल नहीं रहा था और अजीत डोभाल जी पूरा पाकिस्तान घूम रहे थे। किसी तरह उन्होंने उस रिसर्च सेंटर का पता लगा लिया जिसका नाम खान रिसर्च सेंटर था, रावलपिंडी के पास, जहां पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपना न्यूक्लियर वेपन तैयार कर रही थी। अब अजीत डोभाल जी उस सेंटर के बाहर भिखारी बनकर सब पर नजर रख रहे थे, लेकिन उन्हें बाहर से कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर क्या करें? तो उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और उसने उस नाई की दुकान ढूंढ निकाली जहां रिसर्च सेंटर के कुछ साइंटिस्ट बाल कटवाने के लिए जाया करते थे। जब एक साइंटिस्ट उस नाई की दुकान पर बाल कटवाने गया तो अजीत डोभाल भी उसके पीछे चले गए और उस नाई की दुकान के बाहर भिखारी की वेशभूषा में वहां बैठ गए। वहां से उन्होंने साइंटिस्ट के बाल का सैंपल इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उन्हें पता था कि अगर वो न्यूक्लियर वेपन पर काम कर रहा है तो उसके बालों पर जरूर न्यूक्लियर का रेडिएशन होगा। तो उन्होंने उस बाल के सैंपल को किसी तरह अपने IB नेटवर्क के जरिए भारत भेजा और कहा कि वो इन बालों की अच्छे से जांच करे और पता लगाए कि इसमें न्यूक्लियर का रेडिएशन है कि नहीं। और जब जांच की गई तो भारी मात्रा में उस बाल पर रेडिएशन मिला। अब पता तो चल गया और सोचने लगे कि अब इस जगह को कैसे तबाह किया जाए, कैसे खत्म किया जाए। अगर दोबारा लड़ाई की तो अमेरिका पाकिस्तान की मदद कर देगा और प्रधानमंत्री को समझाऊंगा तो वो हमला करने के लिए मानेंगी नहीं। और इन्होंने फिर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद से संपर्क किया और उनसे बातचीत की और कहा कि जैसे तुमने इराक को तबाह किया, कहीं अगर इस मुसलमान देश पाकिस्तान ने अगर न्यूक्लियर वेपन बना लिया तो तुम सबसे पहले खत्म हो जाओगे। इसलिए तुम एक काम करो, मैं जैसा तुम्हें बताता हूँ वैसा ही करना
और रिसर्च सेंटर को उड़ा देना। अजीत डोभाल जी ने सोचा इजराइल और पाकिस्तान को आपस में लड़ा देंगे, जिससे हमें लड़ने की नौबत नहीं आएगी और हमारा काम भी हो जाएगा। इसके लिए मोसाद को कन्विंस भी कर लिया और वो मान भी गए। उसके लिए इराक के ऊपर से जहाज तो उड़ाकर नहीं ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा घूमकर जाना पड़ेगा। इसके लिए तुम हमें गुजरात से रिफ्यूलिंग के लिए जगह दे दो, फिर वहां से हम उड़ान भरकर पाकिस्तान के खान रिसर्च सेंटर को उड़ा देंगे। इन्होंने कहा ठीक है। अजीत डोभाल जी ने पीएमओ से संपर्क किया, लेकिन 1977 भारत में इमरजेंसी के कारण भारत की इंदिरा गांधी इलेक्शन हार गई और उसकी जगह अब मोरारजी देसाई आ गए। और जब अजीत डोभाल जी ने इन सब चीजों के बारे में उन्हें बताया तो मोरारजी ने क्या कहा पता है? उन्होंने सीधा इनकार कर दिया और कहा उसे जो करना है करने दो, वो अपने देश में कुछ भी करे, हमें उससे क्या मतलब। मोरारजी देसाई गांधी विचारधारा के निकले और ये प्लान इंदिरा गांधी जी का था। मन ही मन कहा कहीं वाहवाही उनकी ना हो जाए, तो उन्होंने सीधा मना करते हुए कहा कि उसे जो करना है करने दो, उसे परमाणु परीक्षण करना है करने दो, उससे हमें क्या लेना देना, हम किसी से लड़ना नहीं चाहते हैं। अब तो लगा सब मेहनत बेकार हो जाएगी। लेकिन डोभाल जी हार कहाँ मानने वाले थे, वो फिर भी लगे रहे और इन्होंने एक दिन एक साइंटिस्ट को किसी लड़की के साथ पकड़ लिया और साइंटिस्ट को बुलाया और कहा कि तेरी ये हरकत पूरी लीक कर दूंगा और तुझको बर्बाद कर दूंगा और मुझे अंदर का ब्लूप्रिंट दे दे, बस इतना कर दे। तो साइंटिस्ट ने कहा ठीक है, लेकिन मुझे $10,000 दे दो ताकि मैं यहाँ से किसी दूसरी जगह चला जाऊँ। अजीत डोभाल जी मान गए और पीएमओ मोरारजी देसाई से संपर्क किया और कहा सिर्फ $10,000 देना है। मोरारजी बोले मेरे पास बजट नहीं है। फिर अजीत डोभाल जी परेशान हो गए और कहा कि हम लोगों ने अपनी स्पाई टीम की जान की बाजी लगाकर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी निकाली, उसके इतने करीब गए और आप मना कर रहे हैं। और उसके बाद इन्होंने रिजाइन कर दिया, लेकिन अपने मकसद में लगे रहे और सोचने लगे कि इसे कैसे खत्म करूं। लेकिन इतने में वहां के पाकिस्तानी आर्मी नए राष्ट्रपति आ गए जिसका नाम जिया उल हक था। इन्होंने कमांड संभाली और पाकिस्तान को अपने कंट्रोल में ले लिया और ये चाहते थे कि अगल बगल के जितने भी देश हैं सबसे अच्छे रिश्ते रहें, सबसे मिलकर रहें। जब इंडिया में पाकिस्तानी राष्ट्रपति जिया उल हक ने फोन किया तो मोरारजी देसाई जी हवा बनाते हुए बड़े बेवकूफी वाले अंदाज में जिया उल हक से कहा कि तुम जो पाकिस्तान में न्यूक्लियर वेपन हथियार पे काम कर रहे हो, तुम्हारे कितने साइंटिस्ट हैं सब मुझे खबर है, तुम्हारे खान रिसर्च सेंटर में क्या हो रहा है मुझे सब पता है, हमारा भी नेटवर्क है वहाँ पर। यहाँ पर इन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी ये सब कुछ बताकर, और वहाँ जिया उल हक परेशान हैरान हक्का बक्का रह गया। और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि इसके बारे में तो किसी देश को पता ही नहीं था, तो फिर भारत को कैसे पता चल गया। वहाँ थोड़ा कंट्रोल बनाओ अपना जिया उल हक, अब तक की किसी इतने बड़े प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी गलती थी और इसकी सजा उन स्पाई एजेंट को देनी पड़ी। जिया उल हक परेशान हो गए तो जिया उल हक ने भारत के आईबी और रॉ के कई एजेंट को ढूंढ ढूंढ के मारा। प्रधानमंत्री मोरारजी की एक गलती से वहाँ पूरा नेटवर्क खत्म हो गया, लेकिन अजीत डोभाल जी किसी तरह वहाँ से भाग निकले, नहीं तो वो भी मारे जाते अगर सही वक्त पर वो वहाँ से नहीं निकलते। इस वजह से पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन टेस्ट 15 साल डिले करना पड़ा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी अजीत डोभाल जी के बारे में जान सके। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मजेदार वीडियो बनाते रहें।